खासकर जब रिजर्वेशन की बात हुई तो हालात तो बहुत खराब हो ही रहे थे। और ऐसा भी लग रहा था कि जब वो रिजर्वेशंस का जो आंदोलन था, एंटी रिजर्वेशन जो उन्होंने अपने 95% रिजर्वेशंस अपने फ्रीडम फाइटर्स को दी थी, तब बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक रोष पैदा हुआ था। और उसमें हत्याएं बहुत ज़्यादा हो गई, काफ़ी लोग मारे गए, और कुछ हद तक फिर उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी करी और उसको 5% कर दिया, 70% से 5% कर दिया, तो कुछ हद तक तो रुक गई थी ये। लेकिन ये जैसा हमें दिखाई दे रहा वो नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और मैं मानता हूं कि बांग्लादेश एक इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी का शिकार हो रखा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जो अभी वहां से हट गई हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ महीने पहले कि भाई कोई उनको एक अंग्रेज मिल गया, सफ़ेद आदमी मिल गया, मतलब इशारा वेस्टर्न पास की तरफ था, और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर एक कुछ हमें बेसिस दे दीजिए यहाँ बांग्लादेश के अंदर। और अब वो फिर उन्होंने ये बोला कि वो म्यांमार के बाग को और बांग्लादेश के कुछ बाग को काट करके वो एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। तो अमेरिका का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था बांग्लादेश के अंदर, और वो ये था कि वो उनको एक ऐसी बेस मिले जिसका समंदर से भी कनेक्शन हो, और वो चाइना के बरखिलाफ जो है उस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शेख हसीना ने तो बिल्कुल स्पष्ट किया था कि मैंने देने से मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं है कि बांग्लादेश जो है एक चीन का एक बेस बन जाए वहाँ पर। तो ये भी था उसमें। और अब उनको एक डोमेस्टिक इशू मिल गया वहाँ के लोगों को, और डोमेस्टिक इशू में इशू तो डेफिनेटली एक लेकिन कर्नल साहब, हो सकता है इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट हो, चीन का इंटरेस्ट हो, पाकिस्तान के हाथ की भी बात आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की आर्मी के बारे में आप क्या करें? आखिरी वक्त में वो आते हैं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अब सेना ने कमान संभाल ली है, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। ये सेना की जिम्मेदारी थी कि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बन रहे थे, हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, उनको कंट्रोल किया जाए, लोगों को शांत किया जाए, इस गृह युद्ध को रोका जाए। सेना के रोल को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसे देशों में पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ तो वैसे भी हिस्ट्री रही है कूज की और मिलिट्री क्यू। तो जब शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया था, उसके बाद भी कू हुआ था वहाँ पर, वो कई साल तक चलता रहा। फिर उसके बाद इलेक्शन, और आपको मालूम है उस टाइम जो शेख हसीना थी, मुजीबुर रहमान की डॉटर, वो इंडिया में रह रही थी। तो बाद में जब उनके फौज के अगेंस्ट वहाँ पर भावना पैदा हो गई, इमोशन पैदा हो गई, तो फिर वो वापस गए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता। लेकिन प्रो देखो, आईएसआई का भी रोल है वहां पर, सीआईए का भी रोल है वहां पर, और मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा रोल है वहां पर, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस टाइम पर भी काफ़ी सारे लोग थे रजाकार जिनको बोलते थे, वो पाकिस्तान की मदद करें। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब गायब हो गए, वो एलिमेंट तो ऑलरेडी है वहां पर। इसके अंदर आप पाकिस्तान, सीआईए, एंटी चाइना, एंटी इंडिया फोर्सेस को जोड़ दीजिए, और आर्मी के लिए तो एक कॉकटेल था, ये फर्स्ट क्लास कॉकटेल था, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और मैं नहीं मानता कि आर्मी इसका हिस्सा नहीं है। आर्मी को भी लगा कि भाई यही मौका है वहाँ पर हुकूमत करने का, क्योंकि शेख हसीना बहुत अनपॉपुलर हुई या उन्होंने ठीक तरह से इसको हैंडल नहीं किया, और आर्मी इसका हिस्सा बन गई है। आर्मी हमेशा ऐसा करती है। बिल्कुल साफ तौर से नजर आया जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बयान दे रहे थे कि मुझे मौका दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यानी वो खुद सत्ता संभालने की पूरी तैयारी पहले से ये क्या प्लान हो चुका था। हालांकि बाद में खबरें पुष्ट होंगी। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी हमारे साथ बने। संजीव, आपकी तरफ में रुक कर रहा हूं, आपके पास कोई अपडेट? क्योंकि शेख हसीना को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि वो भारत पहुंच गई है, लेकिन यहां पर भारत का क्या रोल हो जाता है? वेट एंड वॉच, क्योंकि ये वो बांग्लादेश है जिसके निर्माण में भारत का सबसे बड़ा योगदान हुआ है। भारत ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो बांग्लादेश आज पूरी तरह से गृह युद्ध में उलझा हुआ है। क्या रोल होना चाहिए भारत का? क्या एक्शन अभी भारत सरकार ने लिया है? देखिए, फिलहाल भारत एक स्टडीड साइलेंस जिसको कहा जाता है वो उसने बरकरार कर रखा है। ये अपने आप में बहुत आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार गतिविधियों पर अगर नज़र रख रही है
तो अगर उन्हें अपने देश में जगह दे रही है तो वो शेख हसीना के संपर्क में भी होगी। हमारे दूतावास को वहाँ कोई ख़तरा है क्या, इस बात की भी असेसमेंट हो रही होगी, क्योंकि अमूमन ये माना जाता था कि जो शेख हसीना है वो भारत के मित्र हैं, इंडिया सपोर्टेड हैं, तो क्या भारत के प्रति कोई इस तरह की बात भी हो सकती है, इस बात का भी एक अंदेशा है। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी है वो तो यही है कि भारत में प्रवेश करने के बाद अब शेख हसीना संभवतः दिल्ली की तरफ आ रही हैं। उनका एक पड़ाव त्रिपुरा में संभवतः हुआ है, जो सबसे करीब का शहर है अगरतला, और वहाँ से वो सीधे दिल्ली की तरफ आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संगठन की मुखिया है उनकी बेटी, यानी कि शेख हसीना की बेटी, जिसका दफ्तर दिल्ली में है और उनकी बेटी दिल्ली में रहती हैं। तो इसका अर्थ ये भी है कि वो दिल्ली आ सकती हैं, उनकी बेटी यहाँ हो सकती हैं। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि वो भारत में अस्थायी तौर पर नहीं रुकेंगी, वो लंदन जाएंगी, लंदन में उनका घर है और वो वहाँ पर रहेंगी। लेकिन ये सब आने वाले दिनों की बातें। जैसा कि आपने कहा 5 दशक पहले बांग्लादेश के निर्माण में भारत की एक अहम भूमिका थी। वो याद कीजिए शेख मुजीबुर रहमान का वो संघर्ष और जिसका समर्थन भारत ने किया था, और मुक्ति बाहिनी की जो सपोर्ट की थी भारतीय सेना ने, उसी का असर था कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। क्योंकि कभी भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बांग्लादेश, रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो थे वो अहमियत नहीं देते थे। लेकिन उनके अंदर की जो टीस थी, ये टीस हमेशा से बरकरार रही। बांग्लादेश को फलते फूलते वो कभी देखना नहीं चाहते थे, और हमेशा से अगर वहाँ 2 दल रहे तो एक भारत समर्थक और एक भारत विरोधी रहा। और भारत समर्थक दल पिछले 16 सालों से सत्ता में शेख हसीना के आवामी लीग, और आज उसी का तख्ता पलट हो गया है। कहा यही जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसकी सरपरस्त शेख हसीना और उनके बेटे तारिक हैं, वो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे हो सकते हैं। लेकिन अकेले वो इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ज़मीन पर भले ही वो आपको BNP के कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन असली कहानी तो ये है कि इसके पीछे ISI का बहुत बड़ा हाथ है, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा हाथ है, और वही लोग इस बात को अंजाम दे रहे हैं कि वहाँ शेख हसीना को भागना पड़ा। मेरी जानकारी कहती है कि शेख हसीना अपने घर से निकलने के पहले चाहती थी कि वो एक भाषण रिकॉर्ड करे, एक भाषण जो कि बांग्लादेश के लोगों को संबोधित करते हुए वो देना चाहती थी। लेकिन आर्मी ने इस बात की भी उनको इजाज़त नहीं दी। वो ऐसे मौके पर एक्शन में आई जब बात हाथ से निकल गई थी, और यही सवाल हम संजीव उठा रहे हैं, कहा कि बांग्लादेश की आर्मी एक ऐसे मौके पर एक्शन पे दिखी जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे, जब लोग प्रधानमंत्री निवास के अंदर घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री निवास को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। और इन सबके बीच ISI का रोल, आप खुद कह रहे हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ गए। साय साहब, किस तरह से देख रहे हैं इन हालात को, और क्या ये माने कि भारत सिर्फ वेट एंड वॉच की भूमिका में रहे? भारत की आर्मी का यहां पे क्या रोल हो जाता है? और जो हमने अफगानिस्तान में देखा था, क्या ये सेम तस्वीरें हैं या दोनों में डिफरेंस माने इस बार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का तख्ता पलट? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह से वहां आंदोलन हुआ, जिस तरह से हत्याएं होने लगी, जिस तरह से आगजनी फैली, शुरू में ही आर्मी इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती थी, इसको काबू में कर सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के कारण आर्मी में भी जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उनका प्रभाव काफी ज्यादा है, वो भी उनकी घुसपैठ बहुत गहरी है। और इसीलिए आप देखिए कि आर्मी भी बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकी इस विद्रोह को और इस उत्पात को दबाने में। और यहां तक कि शेख हसीना को विश्वास नहीं हुआ कि वो आर्मी उनको बचा पाएगी, तभी तो वहां से वो निकली। नहीं तो एक बांग्लादेश की आर्मी कोई छोटी आर्मी नहीं है, आर्मी उनके पास है। इस तरह के आंदोलन जो मात्र कुछ शहरों में केंद्रित हैं, पूरे देश में आंदोलन नहीं हुआ है, कुछ शहरों में केंद्रित आंदोलन है ये। जी आलोक साय जी बोले। ठीक है, हमारे साथ तेज टिक्कू साहब भी बने हुए। टिक्कू साहब, आपकी टिप्पणी क्योंकि बहुत हो जाती है, तस्वीरें देखिए, सेना की सरपरस्ती में यह सब कुछ हो रहा था, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा होना यानी सेना ने पूरी छूट दे रखी है आंदोलनकारियों को। टिक्कू साहब। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, वहां पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एंटी शेख हसीना इंस्टीट्यूशंस हैं, और मैं नहीं मानता हूं कि आर्मी बिल्कुल निष्पक्ष थी। आर्मी के अंदर भी आपको पता होगा, जब पहले
शेख ज़ियाउर रहमान, वहाँ पर ज़ियाउर रहमान जो है वहाँ पर आर्मी चीफ ने जो कू किया था शेख मुजीब रहमान के असैसिनेशन के बाद, उन्होंने जमात इस्लामी से हाथ मिलाया था। तो बीएनपी की जो वो प्रेसिडेंट है वो भी तो उन्हीं की वाइफ है। तो जमात इस्लामी का और आर्मी के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनका तो पहले से सहयोग चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और ऐसे मौके पर आपको पता होगा शेख हसीना ने पिछले दो खासकर जो 2 इलेक्शन हुए थे उसमें लोगों ने ज़्यादा उसमें भाग नहीं लिया और ऐसा माना जाता था कि शेख हसीना ने शी रोड रफ शॉट, मतलब बिल्कुल एक पक्षा चुनाव किया। तो लोगों के अंदर तो ये भावना थी कि वो शेख हसीना जो है सरकार को अपने ढंग से चला रही है और डेमोक्रेसी को उन्होंने कुचल दिया। तो ये सब चीज़ें तो वैसे भी प्रेजेंट थी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। और मुझे लगता है कि आर्मी भी कुछ हद तक वहाँ पर इतनी निष्पक्ष नहीं हो सकती, वो इतनी मतलब पॉलिटिकल नहीं है जैसे हमारी देश में। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो एक ही आर्मी थी और 71 में जो अलग अलग हुए, लेकिन उनके अंदर जो वो कनेक्ट है कि वो सत्ता में भागीदारी करने का जो उनका एक डीएनए बन चुका है, तो वो तो वैसे ही है। तो उनको फौज को भी मौका लगा कि प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा अनपॉपुलर हो गई, वो हुई या नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी उसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो आर्मी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं नहीं मानता हूं कि ये खुद हुआ है सब कुछ, इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं यहाँ तक भी बोलूंगा कि सीआईए का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने अमेरिकन स्टेटमेंट अगर पिछले 1-2 साल से और अब ज्यादा ही हो रही थी देखी होती तो उन्होंने बिल्कुल कंडेम किया था, बोला था कि बांग्लादेश के अंदर कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं और ऐसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और उनके अपने, मैंने खुद पहले ही बताया आपको, उनके इंटरेस्ट क्या थे बांग्लादेश में। और अगर जमात इस्लामियों और बांग्लादेश आर्मी अमेरिका को यह आश्वासन दे सकती है कि वो उनको वहां पर बेस देंगे और दिया भी होगा, तो इससे जाहिर है कि आर्मी का रोल क्या हुआ होगा। उन्होंने साफ तौर से गृह युद्ध की आग में बांग्लादेश आज उलझा हुआ है, तभी ये हालात है। लेकिन इन सब के बीच अब भारत का क्या रोल हो जाता है, भारत सरकार का, क्योंकि शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं, भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे। लेकिन संजीव, शेख हसीना 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, ऐसा लग रहा था काफी पॉपुलर है। इस तरह का विरोध, क्या ये माने जो सिर्फ आरक्षण एक मुद्दा रहा, क्योंकि आरक्षण को लेकर ही ये पूरा विरोध उठा हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था जब स्वतंत्रता सेनानियों का जो आरक्षण जो कोटा था वो कम कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, या फिर इसके पीछे से एक प्री प्लानिंग, जैसे टिकू साहब भी कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें एक बड़ा प्लेयर हो सकता है, पाकिस्तान एक बड़ा प्लेयर हो सकता है? देखिए, तात्कालिक वजह हो सकती है कि ये जो आरक्षण का मसला है वो हो, और आरक्षण का जो मसला था इसने ख़ास तौर पर छात्रों को सड़कों पर ला दिया। और आरक्षण का सवाल ऐसा था जो भी अपने आप में देश की जो राजनीति है उसी के अनुसार वो फैसला लिया गया था, यानी कि जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के संग्राम में भाग लिया था उन परिवारों से ताल्लुक़ रखने वाले छात्रों को आरक्षण मिलेगा। अब इस तरह का जो आरक्षण था, जाहिर है कि इसने उनको विरोध में खड़ा कर दिया जो लोग आज़ादी के संग्राम में अपने आप को शामिल नहीं मानते हैं या नहीं मानते हैं कि ये बेहतर हुआ था। ख़ास तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग जो कि बहुत ज़्यादा भारत के द्वारा के समर्थन से मिली आज़ादी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, और उनकी यही हमेशा कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को अलायन करें। और यही वजह थी कि बीएनपी के लोग सड़कों पर बाहर आ गए। हालांकि वो आरक्षण का मसला ख़त्म हो गया जब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, उनको 30% नहीं बल्कि मात्र 3% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो आग भड़क चुकी थी। और जैसा कि आपने सजेस्ट भी किया, दरअसल सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक मसला था ये आरक्षण। बीएनपी और जमात इस्लामी ने लगातार शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। जनवरी के महीने में चुनाव हुए, मैं उस चुनाव को वहाँ बांग्लादेश में ढाका में कवर कर रहा था, और मैं पा रहा था कि जिस दिन वोटिंग थी 7 जनवरी को, उस दिन कोई भी व्यक्ति जो कि बीएनपी का था वो वोट देने घर से निकला ही नहीं। वो बाहर आकर के चुनावी
चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुआ ही नहीं। उसने एक तरह से डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की उन चुनाव को जो वहाँ हुए थे, और ये साबित करने की कोशिश की कि दरअसल वो इलेक्शन रिग्ड हैं, और रिग्ड इलेक्शन के बल पर ही पिछले 16 साल से शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। वो इसीलिए प्रधानमंत्री बनी हुई हैं कि वो भारत समर्थित है। वो वहाँ के बहुत से भारतीयों से भी मिला था, और वो भारतीय डर के साये में जीते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुल करके वहाँ इंडियंस रह पाते हैं ऐसा नहीं है। आबादी जो भारतीय मूल के लोगों की थी, हिंदूज़ की थी, वो करीब आज़ादी के उस वक्त 23% की थी, वो घट करके अब 8% रह गई थी। और सेंटिमेंट्स जो बीएनपी के थे वो भले ही सरकार में ना हो, लेकिन वहाँ लोगों के बीच बहुत ज़्यादा व्याप्त थे। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन जिसे भड़काया गया है वो बहुत तेज़ी से फैल गया, और आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मदद उन्हें आर्मी से नहीं मिली, क्योंकि आर्मी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी को अपना रही थी। वो देख रही थी कि अगर शेख हसीना कमज़ोर है तो उनका एग्ज़िट करा दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। वहाँ की बांग्लादेश की जो पुलिस जैसे ही फेल हुई उसके तुरंत बाद तख्ता पलट होता है। और देखिए हमेशा यही होता है, मैंने श्रीलंका में भी इस बात को देखा था। वो जो सत्तासीन होता है व्यक्ति, उसके बेडरूम तक पहुँच जाना, ये अपने आप में साबित करता है कि पूरी तरह से वो पदच्युत हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। यही हुआ था जब महेंद्र राजपक्षे, आपको याद होगा, श्रीलंका में उन्हें भागना पड़ा था, और आज शेख हसीना के घर में उनके बेडरूम में जाकर के प्रदर्शनकारियों ने यही तस्वीरें खिंचवाकर साबित भी कर दिया। एक और लोकतांत्रिक देश जो है हमारे नेबर से गया, ख़त्म हुआ, और इस तरह से मान कर संजीव बिल्कुल, कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा ये अपने आप में चर्चा का विषय है। खासकर हम कहें कि एशिया में शांति के विषय में भारत, जिसका पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। ठीक 1-2 साल पहले श्रीलंका में इसी तरह के हालात थे, वहां पे भी तख्ता पलट हुआ था। किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा कर लिया था। ठीक आज यही तस्वीरें हम बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं। तो भारत के नजरिए से पड़ोसी मुल्कों में स्थिरता हो रही है और बार बार वहां पे तख्ता पलट हो रहा है, तो इसे किस तरह से देखें हम संजीव? देखिए, इस बात को आप वहाँ से शुरू कीजिए कि पाकिस्तान में भी आप पाते हैं कि सेना किस तरह से अपने मन मर्जी पे वहाँ की सरकारों में बदलाव लाती रहती है। वही प्रधानमंत्री जिन्हें निर्वसन की ज़िंदगी लंदन में बितानी पड़ी, आज वही प्रधानमंत्री वापस लौट करके आए, नवाज शरीफ, और उन्होंने अपने भाई को प्रधानमंत्री बनवाया, अपनी बिटिया को पंजाब, जो सबसे मजबूत प्रोविंस है, वहाँ का बड़ा प्रोविंस है, वहाँ का मुख्यमंत्री बनवा दिया, क्योंकि वो सेना समर्थित है, और सेना का विरोध करने के एवज में इमरान खान जेल में हैं। वही हाल आप पाते हैं कि अब बांग्लादेश में देखा जा रहा है। नेपाल में जो स्थिति है, जब मन करता है तब वहाँ की स्थिति, वहाँ के जो सरकार है वो बदल जाती है, और कोई बदलवाता है क्या? साफ है, जाहिर है कि कोई ना कोई अदृश्य हाथ होता है जो ये सब करवा रहा होता है। नेपाल में या श्रीलंका में जो स्थिति है, सब जानते हैं कि वहाँ पर केवल श्रीलंका के लोगों की ही नहीं चल रही है, बल्कि बाहरी ताकत भी है। तो इसका मतलब श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन तमाम जगहों पर आप पाते हैं कि लोकतंत्र आज की तारीख में मुश्किल में है। इनके बीच में भारत है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे देश के साथ लोकतंत्र वजूद में आया, हम पा रहे हैं कि पूरी तरह से कमज़ोर, जर्जर हो चुका है। और ये उदाहरण, ताज़ा उदाहरण जो बांग्लादेश का है, ये इस बात को साबित करता है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, वो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। नई सरकार जो वहाँ गठित होती है, और इस वक्त वहाँ जो मार्शल लॉ लागू हो चुका है, वो भारत के प्रति क्या रुख रखता है, ये देखने वाली बात होगी। रवि, ठीक है, टिक्कू साहब किस तरह से देखें अब, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम कह ही रहे हैं कि भारत इन तमाम पड़ोसी मुल्कों में बड़े भाई की भूमिका में रहता था। बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। आर्मी ने कमान संभाल लिया। भारतीय आर्मी की भारत सरकार का अगला एक्शन क्या हो सकता है? हम वहां जाके इंटरफेयर करें, वेट एंड वॉच में रहें, किस तरह की हो सकती है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं अमेरिका इसमें एक बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान बड़ा प्लेयर है, चीन इस मौके की तलाश कर रहा है। देखिए, भारत के लिए एक बहुत कैच 22 सिचुएशन है। पहला तो ये है, क्योंकि हम उनको शेल्टर दे रहे हैं, शेख हसीना को हम शेल्टर दे रहे हैं, तो नेचुरली जो शेल्टर देगा तो पहले ही वो माना जाएगा कि वो जो उपद्रव कर रहे हैं, जिन्होंने तख्ता संभाला है बांग्लादेश के अंदर, वो हमें उनका दुश्मन मानेंगे। लेकिन भारत के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वो किसी एक फ्रेंडली नेबर की जो प्रधानमंत्री रही कई सालों तक, और पहले भी वो यहाँ उनके अपने व्यक्तिगत रूप से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो वो मना नहीं कर सकते उनको यहाँ शेल्टर लेने का। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो ताकतें बांग्लादेश में अब आ रही हैं सत्ता के अंदर, वो हिंदुस्तान के कोई सिंपैथाइजर्स नहीं है, वेल विशर्स नहीं है। वो उनका पॉलिटिक्स ही एंटी इंडिया रहा है, खासकर जमात इस्लामी जिसके साथ होगी वो तो आपको पता है वो भारत के बरखिलाफ होगी। तो अभी भारत तो इसको वेट एंड वॉच की स्थिति में होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई मिलिट्री इसका फॉलो आउट होगा, क्योंकि बांग्लादेश को मालूम है कि वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती भारत के बरखिलाफ, तो फिर खत्म हो जाएगा वो। तो अभी इंडिया के लिए सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। दो इश्यूज पर भारत को शायद मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले कि जो हिंदू लोग वहाँ रह रहे हैं, वैसे भी वो प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटी है वहाँ पर। अभी बता दिया गया कि 23% से, मैं तो मानता हूं कि 30% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, जब विभाजन हुआ देश का, तो वो अब 8-9% रह गई है। और वैसे भी ये सब खबरें आ रही हैं कि कैसे वहां से भाग रहे हैं। 71 में कितने भागे और वापस ही नहीं गए फिर। तो हिंदुओं के प्रति क्या होगा अगर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको भागना पड़ा, तो हमारे पास भी वही स्थिति होगी जो 71 में हुई थी, जब हमारे पास तकरीबन 20 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे और वो फिर एक जंग का एक कॉज बन गया। तो एक मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली इंडिया को बहुत एक टाइट रोप वॉक करना पड़ेगा। बांग्लादेश हमारा नेबर है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी वहां पर हुकूमत में आएगा, लेकिन इंडिया अब पुराना इंडिया है नहीं कि हम एक्सेप्ट करेंगे सब कुछ जो हमारे अगेंस्ट वो करेंगे। तो उनको भी एक सीमा में रहना पड़ेगा, एक लक्ष्मण रेखा उनके लिए भी। लेकिन डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ है वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। साहिद साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। टिक्कू साहब ने जिस तरह का जिक्र किया कि हमें इतिहास का जिक्र करना होगा। 1971 में जंग के हालात या पाकिस्तान के दो टुकड़े इसलिए हुए थे क्योंकि लाखों शरणार्थी बांग्लादेश से भारत की तरफ आ गए थे। जब इस तरह के हालात बने थे तब भारत जंग में कूदा था और ये परिस्थितियां बनी थी। क्या एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा? बॉर्डर पे भारत गवर्नमेंट का, आर्मी का क्या टाइट रोल होना चाहिए या फिर किस तरह का रोल होना चाहिए? ये सवाल उठेंगे अब। देखिए, बांग्लादेश की सीमा इतनी बुरी तरह से भारत से लगी हुई है चारों तरफ से कि बांग्लादेश में इस तरह का जो उथल पुथल होगा उस पर भारत पर भी असर पड़ेगा। तो वहां से लोग, पोरस बॉर्डर है, भाग के लोग आते हैं, आना जाना, मिलिटेंसी वहां से पेनिट्रेट, बहुत लोग आ जाते हैं, मिलिटेंसी एलिमेंट्स वहां से आते हैं जिसको हम पकड़ते हैं। पता चलता है कि बांग्लादेश से आए थे वो। आर्म्स एंड म्यूनिशंस का वहां से स्मगलिंग होता है हमारे यहाँ। तो ये तो डिस्टर्बेंस और बढ़ेगा। और जैसे जैसे जो अवामी लीग अगर डोमिनेट कर रहा है वहां के आर्मी में भी, और वहां के फंडामेंटलिस्ट अगर आर्मी में भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि देखिए, नेपाल में भी जो अभी नई सरकार आई है, नए प्रधानमंत्री, वो चीन समर्थित हैं। श्रीलंका में भी हमने अच्छी स्थिति नहीं थी अभी कुछ दिन पहले तक। इधर पाकिस्तान और चीन के साथ हम उलझे हुए पड़े ही हैं। तो ये कुल मिला के सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है अगर बांग्लादेश बॉर्डर भी हमारा ज्यादा डिस्टर्ब्ड बॉर्डर हो जाता है तो। क्योंकि आर्मी का एक खास हिस्सा, एक थोड़ा कंसंट्रेशन अब हमको ज्यादा बांग्लादेश की सीमाओं पर लगाना पड़ेगा अगर वहां पर डिस्टर्बेंस और एंटी इंडिया फीलिंग ज्यादा रही तो। ये एक बड़ी समस्या आने वाली है हमारी सेना के पास। ठीक है। दूसरी बात यह है, ठीक कंटिन्यू करें सर। दूसरी बात यह है कि देखिए, बांग्लादेश में ये जो फंडामेंटलिज्म है वो धीरे धीरे गहरा होता गया। इसके लिए कोई बहुत ही बड़ा हमने प्रयास किया नहीं, या हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, या शेख हसीना की सरकार जो है वो भी कुछ कर नहीं पाई। क्योंकि आप देखिए, जब 71 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 75 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई और भागना पड़ा शेख हसीना को वहां से। 5 साल वो बाहर रही। तो वो जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं वहां पे बांग्लादेश में, वो कई बार खतरे में रहे हैं। धीरे धीरे फंडामेंटलिस्ट और अवामी लीग जो है और फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में उन्होंने अपनी जड़ें धीरे धीरे बढ़ाई हैं। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? क्योंकि इसका उपाय अब हम और आप तत्काल कोई इसका मिलिट्री सॉल्यूशन तो है नहीं। अब यह है कि हमारे लिए एक गले का घेग है और हमको एक हमेशा अब हमारी सेना के लिए एक डायवर्शन का पॉइंट रहेगा बांग्लादेश बॉर्डर, अगर वहां शांति नहीं होती है तो।
और अगर दूसरे वर्ल्ड के जो प्लेयर्स हैं, टीआईए, पाकिस्तान की आईएसआई या चीन का कोई गुट, अगर उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप बांग्लादेश में नहीं होता है तो भारत भी सीधे रूप से हस्तक्षेप अभी नहीं करेगा। वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन हां, अगर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप होगा तो भारत फिर चुप नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा बहुत बड़ी सीमा है भारत के साथ। ठीक है संजीव, आपकी तरफ, क्योंकि शेख हसीना को लेकर संजीव किसी तरह की कोई अपडेट, क्या वो भारत पहुंच गई हैं, कहां पे उनको ठहराया जाएगा, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, वो उनका विमान जो चला है ढाका से एयरबॉर्न है अभी इस वक्त, और वो लैंड नहीं किया है। और जिस तरह से मैप में उसकी पोजीशन आ रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और दिल्ली अगर वो लैंड करता है, जाहिर है कि एक्सपेक्टेड भी था कि वो भारत में शरण लेंगी, दिल्ली लेंगी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में रुकेंगी नहीं। संभवतः वो इंग्लैंड या फिनलैंड, ये दो डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में वहाँ जाकर के स्थायी रूप से रह सकती हैं। दिल्ली में वो स्थायी रूप से रहेंगी, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के पड़ाव के बाद वो संभवतः यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगी और लंदन या फिर फिनलैंड, ये दोनों जगहों में से किसी जगह पर वो रहेंगी। जी, लेकिन संजीव, अफगानिस्तान वाला जब हमने मामला देखा था, तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तो बहुत मुल्कों ने तब उनको ये कहा था, रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज ए कंट्री, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अभी जो बांग्लादेश में हालात हुए हैं, बांग्लादेश की छवि इंटरनेशनली कैसी है, किस तरह से बाकी तमाम जो बड़े मुल्क हैं, शक्तिशाली मुल्क हैं, दुनिया के बड़े प्लेयर हैं, वो किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है वहां पे। यहाँ देखिए, लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका, और जो चुनी हुई सरकार थी, भले ही वो किसी ऐसे इलेक्शन के ज़रिए आई थी जिस पर बहुत से सवाल खड़े थे, लेकिन थी वो चुनी हुई सरकार, वो अपदस्थ कर दी गई है और वहाँ से प्रधानमंत्री निकल गए हैं और सेना के हाथ में सत्ता आ गई है। और अगर सेना के हाथ में सत्ता है तो जाहिर है कि ये अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जो प्रतिक्रिया लोगों को देने पर मजबूर करेगा। भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है, हम लोगों ने विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया है, देखते हैं कि वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से अपडेट होंगे। इस बात को लेकर अपडेट की शेख हसीना कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, इस बात को लेकर के अपडेट की क्या हमारा जो वहाँ पर दूतावास है वो सुरक्षित है, जो वहाँ पर लोग हैं भारतीय मूल के वो क्या सुरक्षित है, ख़ास तौर पर जो हिंदू आबादी वहाँ की है, क्या उसके लिए भी कोई चिंता की बात है, भारत सरकार क्या सोच रही है। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो 4000 किलोमीटर का हमारा भारत और बांग्लादेश का जो एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे बहुत जगहों पर पोरस बॉर्डर्स हैं और आप जानते हैं कि बहुत से लोग चले आते हैं, घुसपैठ की समस्या लगातार होती रही है। तो क्या उसके लिए हमने कोई विशेष व्यवस्था की है? वो ज़्यादातर जो सीमा है वो बीएसएफ के हाथ में है और बीएसएफ के डीजी बताया जा रहा है कि वो कोलकाता पहुंच गए हैं और ऐसा अंदेशा है कि इस डिस्टर्बेंस की वजह